नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है और जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आए दिन एक के बाद एक भंडा फोड़ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के, यहाँ तक कि सभी पार्टियों के नेताओं के, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बयान दिया है और तेजस्वी यादव को लेकर और आरजेडी की सरकारों को लेकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर हमलावर हैं, चूंकि उस सरकार में है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए की सरकार है, पिछले 20 साल से करीब सरकार है और इस सरकार में जो तमाम मंत्री हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों को जितने पुख्ता सबूतों के साथ प्रशांत किशोर सामने रख रहे हैं, उसने बीजेपी के बिहार के नेताओं की, जनता दल यूनाइटेड के बिहार के नेताओं की तो नींद उड़ाकर रख ही दी है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भी नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि जो नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर इस समय दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी कई और नेताओं की इसी तरीके से पोल खुलने वाली है, वो सारे के सारे नेता केंद्रीय नेतृत्व के बेहद चहेते लोगों में गिने जाते हैं। दूसरी पार्टियों से उठाकर बीजेपी में लाए गए और बीजेपी में लाए गए, तुरंत बड़ा पद दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी रहे होंगे। पहली बात, सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने खुलासे किए हैं, सम्राट चौधरी ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने नोटिस दे दिया, मानहानि का दावा कर दिया और उनका मानहानि का दावा प्रशांत किशोर ने कहा कि वापस ले लीजिए, नहीं तो अभी आपके पास ऐसे सबूत हैं और उन हत्याकांड और रेप केसेस में आपके होने के, शामिल होने के और आपके वहाँ पर जो अभियुक्त आप हैं उनके सारे सबूत हमारे पास हैं, वो निकल कर आ जाएंगे तो फिर आप सीधे गिरफ्तार होंगे। और उन्होंने कहा है कि ये अभियुक्त हैं प्रशांत किशोर ने, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनको सब एक राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे संवैधानिक पद से इनको तुरंत बेदखल करना चाहिए। सुन लेते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं, या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया। और इसके अलावा उन्होंने जेडीयू के नेता अशोक चौधरी पर भी आरोप लगाए हैं और अशोक चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठा कर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। तो अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें, वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी के और जिन नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर हमलावर हैं, वो दोनों नेता, हाँ एक बात और आपको बता दें कि सम्राट चौधरी केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी हैं, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, आरजेडी में थे। इन पर जब ये आरोप लगे हैं उस समय जिस आरजेडी के शासन को भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कहती है, उस समय के जो तमाम बड़े कांड थे, कारनामे थे, आपराधिक गतिविधियां थी, आपराधिक घटनाएं हुई थी, उनमें शामिल तमाम नेता आज भारतीय जनता पार्टी में है। उन्हीं में से एक सम्राट चौधरी भी है और उस समय का बहुत ही चर्चित रेप और मर्डर केस था जिसमें अभियुक्त है, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसीलिए वो इनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधे इनको हटा देना चाहिए। तो खैर,
दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो भी मिनिस्टर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तमाम आरोप हैं, उनका भी कच्चा चिट्ठा खोला है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं, ये भी गृह मंत्री अमित शाह के, और इन पेट्रोल चोर बताया है, इनको भी एक पूरा जो भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा होता है खोलकर रख दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने। संजय जायसवाल भी धमकी देते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो वापस लें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा कर देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप मानहानि का मुकदमा क्या करेंगे, हमारे पास जो सबूत हैं वो सबूत पुख्ता हैं और उनके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। अब मामला यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप यूं तो बहुत सारे नेताओं पर, हम ये तो नहीं कह सकते कि सब पर हैं, लेकिन ज़्यादातर पर अगर हम कहें तो ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। इसमें हम आप कोई दस्तावेज लाएं या ना लाएं, लेकिन जिनके खिलाफ पुख्ता दस्तावेज हैं वो तो निश्चित तौर पर इस मामले में दोषी तो नहीं है, दोषी तो उनको कोर्ट साबित करेगा, लेकिन ये नैतिकता होती है कि उनको पद पर नहीं बने रहना चाहिए खुद भी, और कम से कम उनके नेतृत्व को तो ये देखना ही चाहिए। खैर, ये पार्टी विद डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो तो कह चुके हैं कि इस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। कितना बड़ा आप आरोप लगा दीजिए, कितनी बड़ी नाकामी उसकी साबित हो जाए। हालांकि एक दो उदाहरण ज़रूर है, जब ये हो गया कि अब उनको जाना ही पड़ेगा तो उनका जनता ही उनको बाहर कर देगी, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी नैतिकता और इस तरह की चीज़ें, शुचिता, इनको कोई जगह नहीं है, ये पार्टी के नेता खुद ही कहते हैं। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर लगातार उन नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के, या गृह मंत्री अमित शाह की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वो भी उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रही हैं, कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को केंद्र में बनवाने का पूरा श्रेय, पूरी स्ट्रेटजी तय करने वाले व्यक्ति जो थे प्रशांत किशोर थे, और उन्हीं को श्रेय जाता है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी से उनके बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं, अब हैं या नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार पिछले कई सालों से, अब तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन इसके पहले भी वो हमलावर रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनसे इनके संबंध खराब हो गए, लेकिन जो टारगेट हो रहे हैं बिहार में नेता, वो सीधे सीधे गृह मंत्री के बेहद करीबी लोग हैं। अब इसके पीछे कोई रणनीति है या प्रशांत किशोर ऐसे क्रमशः जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते जाएंगे उनका भांडाफोड़ करते चलेंगे, अब उनमें कोई किसी का करीबी हो ये नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वही नेता है। और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के तमाम राज भी जानते हैं। इसलिए कि लंबे समय 2012 में जब गुजरात का चुनाव जीते हैं तब से लेकर, और रणनीति 2014 की पूरी रणनीति, कैसे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर पेश करना है, कैसे उनकी कैंपेनिंग करनी है, कैसे उनका जो व्यक्तित्व निर्माण है उसको लोगों के सामने रखना, ये सब कुछ प्रशांत किशोर के इशारे पर था। एक एक चीज़ वही तय करते थे कि नरेंद्र मोदी को, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें उनकी ड्रेसिंग कैसी होगी, ये तक उन्हीं की टीम तय किया करती थी। लेकिन आपको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव बम्पर वोटों से सीटों के साथ जीतने के बाद रिश्ते खराब हो गए, और उसके अगले ही साल जब 2015 में चुनाव हुए बिहार के, तब यही प्रशांत किशोर थे जिन्होंने उस समय की, अब तो इंडिया गठबंधन है, तब वो यूपीए था, यानी कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व में, और उस समय जदयू भी शामिल थी, यानी नीतीश कुमार भी साथ में चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार अलग हो गए थे एनडीए से जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया था। ये अलग हुए, और इनकी तीनों पार्टियों के गठबंधन की, इसमें वामपंथी भी शामिल थे, इन सब के गठबंधन की सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ बनवाई थी प्रशांत किशोर ने। उसका भी पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने कई सारी
राज्यों में राजनीतिक दलों के लिए काम किया। उन राजनीतिक दलों की सरकार बनी उन राज्यों में। अब बहुत सारे इसमें तमाम फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग इनकी वजह कुछ और भी बताते हैं, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने जिन भी राजनीतिक दलों को अपनी सेवाएं दी, उन राजनीतिक दलों ने तमाम जगहों पर अपनी सरकारें बनाई। उनमें उस समय की पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी 2017 में सरकार बनी थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी बनी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया जाता है कि 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया था, लेकिन कांग्रेस का पूरी तरीके से बंटाधार हो गया था, वो एक अलग मसला है। पर 2015 में एनडीए की सरकार बिहार में बनवाई थी। उसके बाद से ही उसके पहले से ही खराब हो चुके थे, लेकिन रिश्ते खराब हैं या नहीं, इस पर एक आशंका फिर पैदा हो गई जब नीतीश कुमार की पार्टी प्रशांत किशोर ने ज्वाइन की और फिर बाद में पार्टी छोड़ भी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने तो इनको अपनी पार्टी में इसलिए शामिल कर लिया कि ये अमित शाह ने इनके कहा था कि इनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। अब रिश्ते कैसे भी हों कैसे भी ना हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिनको निशाना बना रहे हैं प्रशांत किशोर, वो सारे नेता अभी तक वो अमित शाह के बेहद करीबी हैं। और यहाँ पर बुरी तरीके से फंस रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी, चूंकि उसके नेता भी निशाने पर आ रहे हैं। और ये इन नेताओं की अपनी छवि पहले भी कोई ऐसा नहीं था कि इनके बारे में लोग नहीं जान रहे हों, लेकिन जब दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ इनके भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच इसका मैसेज बढ़ा जा रहा है। और ये सारे खुलासे दिख रहे हैं कि ये बहुत बड़े एक राजनीतिक बम विस्फोट का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पहले एटम बम फोड़ा उन्होंने और अभी हाइड्रोजन बम उनका फूटना बाकी है, लेकिन यहां आए दिन एक बड़ा बम फोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। अब ये एटम बम है कि हाइड्रोजन बम है या फिर कैसा बम है, ये चुनाव में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इसका इंपैक्ट दिख रहा है कि जिस शुचिता की, ईमानदारी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो सारी कैसे धूमिल हो रही हैं। हालांकि ये कोई पहले उदाहरण नहीं है, लेकिन बिहार में ये सब कैसे ध्वस्त हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं। और ऐसे नेताओं को पार्टी का किस तरीके से वरद हस्त प्राप्त है, इसका मैसेज एक बड़े वर्ग में बहुत ही निगेटिव जा रहा है बिहार में, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसका नतीजा अगर क्या निकलता है, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है, भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी होगी, बिहार में नहीं बनती है, तो ये सीधे सीधे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा केंद्र सरकार पर। क्योंकि नीतीश कुमार अलग होते हैं, नीतीश कुमार हार जाते हैं, सरकार में नहीं आते हैं, उनकी पार्टी के जो 12 सांसद हैं वो जदयू में ही दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं। उनमें कुछ बीजेपी के पास भी जा सकते हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के पास भी जा सकते हैं, उनमें बिखराव तय है। इस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के नेता जिनके पास 16 सांसद हैं और इस समय मुख्य बैसाखी बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए, उनका क्या रवैया रहता है, उनका क्या रुख होता है, उनका क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली भी बात होगी। यानी प्रशांत किशोर के जो इस समय खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, अभी उन खुलासों की फेहरिस्त लंबी है, कई और लोग भी आने वाले हैं। इन सब का नतीजा सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा बिहार के चुनाव में, तो दिखेगा ही। इसका केंद्र सरकार की स्थिरता और अस्थिरता को तय करने वाला ये साबित होगा। प्रशांत किशोर को इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलता है, ये देखने वाली बात है होगी। लेकिन जिस तरीके से ये केवल ऐसे आरोपों नहीं लगा रहे हैं, आप याद करिए कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे एक समय में आरोप लगाए थे कि फला भ्रष्ट है, सब है, अरे अजी सब मिले हुए हैं, प्रशांत किशोर के आरोपों में उस तरह का एक पूर्वाग्रह नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका कच्चा चिट्ठा वास्तव में वो चिट्ठे उनके पास हैं, सबूत है, और ये सारे के सारे आधिकारिक सबूत हैं, उनको खोल। तो कुल मिलाकर इनका जो असर है वो दिखाई पड़ने वाला है बिहार चुनाव में भी, और बिहार चुनाव के बाद उसका जो एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी राजनीतिक इम्पैक्ट उसका दिखेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार में क्या नफा नुकसान होगा, ये अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उससे बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को, यानी एनडीए को नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा उनकी पार्टी को भी होगा। हालांकि कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर एनडीए को नुकसान होगा तभी उनका फायदा होगा, क्योंकि उनका अपना राजनीति का तरीका एक अलग है। और
उनका जो दावा है कि वो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं और ना ही इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में चाह रहे हैं। उनका अपना एक बिहार की समस्याओं को लेकर, बिहार के बेरोजगारों को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर एक अभियान है, जैसा उनका दावा है। तो उनकी इस राजनीति में कितने आकर्षित होते हैं लोग, वो एक चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से वो मौजूदा नेताओं के, मंत्रियों के और जिम्मेदार पदाधिकारियों के कारनामों का खुलासा कर रहे हैं, उसका उन पार्टियों को नुकसान होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।